गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम करेंगे मटेरियल एंड टेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कंक्रीट मॉड्यूल थर्ड में। तो कंटेंट में देखिए, कंक्रीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कंक्रीट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट एक लैटिन वर्ड है, जिसमें मतलब लैटिन वर्ड है, लैटिन से इसको ड्राइव किया गया है। कॉन्क्रीटस, कॉन्क्रीटस ही क्या बनता है हमारा? कंक्रीट बनता है, ठीक है। विच मीन्स कॉम्पैक्ट, कॉन्क्रीटस का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। नाउ डेज कंक्रीट इज मोस्ट कॉमन एंड नेसेसरी थिंग इन आवर लाइफ। आजकल के ज़माने में कंक्रीट एक बहुत ही कॉमन है और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे जीवन के लिए। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट कंपोज्ड बाई कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट जो है वो बनती है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड सीमेंट। कोर्स एग्रीगेट स्टोन क्रश करेंगे तो छोटे छोटे एग्रीगेट्स बन जाएंगे। एंड सैंड इज ए फाइन पाउडर। तो क्या करता है सीमेंट? क्या करता है? सैंड और स्टोन को बॉन्ड करता है, उनको आपस में जोड़ के रखता है। उनको क्या करता है? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन सीमेंट तब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जब उसमें हम क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। जब उसमें हम क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। वाटर क्या करता है कि जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो जहाँ पे एक हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इससे क्या होता है कि हमारे सीमेंट में हार्डनिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न कंक्रीट, मॉडर्न कंक्रीट को क्लासिफिकेशन। तो कंक्रीट क्या है? एक मैन मेड मटीरियल है, ठीक है। और कंक्रीट को बहुत सारे टाइप्स में बताया गया है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग मटेरियल यूज इन कंक्रीट। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल में जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है उसके तरफ से देखें तो कंक्रीट सीमेंट, जहाँ लाइम कंक्रीट, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कंक्रीट। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसे हम पीसीसी भी कहते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जिसे हम आरसीसी कहते हैं, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट जिसे हम पीसीसी कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ कंक्रीट, पर्पस के अकॉर्डिंग बात करें कंक्रीट की तो वैक्यूम कंक्रीट, एयर एंटर्ड कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट। लेट्स स्टडी वन बाय वन। सीमेंट कंक्रीट क्या है? द कंक्रीट कंसिस्टिंग ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट mixed in a suitable proportion in adding to water is called cement concrete। तो सीमेंट कंक्रीट कैसे बनती है? सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट मतलब रेत और बजरे को जब हम मिक्स करेंगे एक सूटेबल प्रोपोर्शन में, जैसे प्रोपोर्शन हो गया 1:2:4। तो जहाँ पे 1 का मतलब है सीमेंट, 2 का मतलब है सैंड और 1 का मतलब है एग्रीगेट। ये क्या है? एक रेशो बन गई है। जब हम रेशो में इसको मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगी? कंक्रीट बन जाएगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट सीमेंट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल। इस तरह की कंक्रीट में सीमेंट क्या करेगा? बाइंडिंग मटेरियल का काम करेगा। सैंड एज ए फाइन एग्रीगेट, सैंड क्या होगा? फाइन एग्रीगेट होगा, ठीक है। ग्रेवल क्रस्ड स्टोन एज कोर्स एग्रीगेट, ग्रेवल जहाँ क्रस्ड स्टोन वो होंगे वो क्या होंगे? कोर्स एग्रीगेट होंगे हमारे पास। अब सीमेंट कंक्रीट के यूजेस क्या क्या हैं? सीमेंट कंक्रीट इज कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क वेयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। तो सीमेंट कंक्रीट जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग वर्क्स के लिए। जैसे किसी ने कोई बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ उसकी जो फाउंडेशन वगैरह तैयार करनी है, जहाँ उसका फ्लोर तैयार करना है, उसका रूफ तैयार करना है, ठीक है, उसको प्लास्टरिंग वर्क करना है, तो वहाँ पे भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ फिर कोई इंजीनियरिंग वर्क हो, जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट हो गया, ब्रिजेज़ हो गए, रेलवेज़ हो गया, डैम्स हो गए, हाईवेज़ हो गए, ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लाइम कंक्रीट। द कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ लाइम, फाइन एग्रीगेट
and coarse aggregate mixed in suitable proportion with water is called lime concrete। जहाँ पे जो सीमेंट कंक्रीट है और लाइम कंक्रीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे सीमेंट एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लाइम एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एज इट इज़ रहते हैं, जैसे हमारा सीमेंट कंक्रीट में रहते हैं। और वाटर तो दोनों में ही रहेगा, सीमेंट में भी और लाइम में भी। अगर वाटर नहीं होगा तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट हाइड्रोलिक लाइम इज जनरेटेड यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, सैंड एंड साइडर and used fine aggregates and broken bricks gravel can be used as coarse aggregate। तो इस तरह की कंक्रीट बनाने के लिए जो हमें हाइड्रोलिक लाइम की ज़रूरत, हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट भी इसमें यूज़ किए जाएंगे, तभी हमारे पास क्या बनेगी, लाइम कंक्रीट बन सकती है। फिर क्या आता है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। Placing of concrete shall be compiled with the 3 hours of adding water in case of concrete is prepared with hydraulic lime। अगर हमने जो कंक्रीट बनाई है, अगर हमारे पास लाइम कंक्रीट है और लाइम कंक्रीट को हमने क्या करना है, विद इन 3 आवर्स के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेना, उसको कहीं ना हमें प्लेस कर लेना। अगर हमने रूफ बनाना है तो 3 घंटे में हमने क्या करना है, जो हमारी लाइम वाली कंक्रीट है उसको हमने वहाँ पे आके प्लेस कर देना है। कंक्रीट शुड बी वेल क्योर्ड फॉर ए पीरियड एट लीस्ट 10 डेज। और हमने उस क्या करना है, उस कंक्रीट को क्या करना है, कम से कम 10 दिन तक अच्छे से वाटर सप्लाई देना है, ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना रहे, कोई भी उसमें मॉइस्चर लॉस ना हो और हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छे से होती रहे। नेक्स्ट है यूजेस। लाइम कंक्रीट इज जनरली यूज्ड फॉर सेक ऑफ इकोनॉमी इन फाउंडेशन वर्क, अंडर फ्लोर, ओवर रूफ, वेयर सीमेंट इज़ नॉट चीपली एंड ईजिली अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब आता है कि लाइम कंक्रीट का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमने थोड़े इकोनॉमी वर्क करना हो, तो जहाँ पे हम थोड़ा सस्ता और चीप काम करना हो, जहाँ फिर हमने जहाँ पे अपने पैसे बचाने हो, तो वहाँ पे हम फाउंडेशन वर्क में कर सकते हैं, अंडर फ्लोर वर्क में कर सकते हैं, ओवर रूफ छत के ऊपर कर सकते हैं, जहाँ फिर वहाँ पे जहाँ पे सीमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा और ईजिली अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है PCC concrete, plain cement concrete। The cement concrete in which no reinforcement, ध्यान दो यहाँ पे, in which no reinforcement is provided is called plain cement concrete या mass cement concrete। plain cement concrete उस कंक्रीट को कहा जाता है जिसमें reinforcement प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसमें सरिया प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसमें क्या कहते हैं, plain cement concrete, जहाँ से हम कहते हैं mass cement concrete। This type of concrete is strong in taking compressive stress। इस तरह का जो कंक्रीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंप्रेसिव स्ट्रेस लेने में, बट टेंसाइल स्ट्रेस में काफ़ी वीक होता है। अब हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है और टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, सपोज करो हमारे पास ये बीम है और इस बीम में कोई ऊपर से लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा कंप्रेसिव लोड, ठीक है। इस तरह के लोड को कैरी करने के लिए ये क्या है, PCC सीमेंट जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सूटेबल है। बट इन केस है टेंसाइल लोड, टेंसाइल का मतलब क्या होगा कि ये बीम है और इसको मैं दोनों एंड से क्या कर रहा हूँ, बाहर की तरफ पुल कर रहा हूँ, और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा जहाँ इस तरह के वर्क में क्या रहेगा, हमारा जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो सूटेबल नहीं है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूजेस क्या हैं इसके, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फाउंडेशन वर्क एंड फ्लोरिंग ऑफ सीमेंट, फ्लोरिंग ऑफ फाउंडेशन। जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है इसका इस्तेमाल फाउंडेशन वर्क के लिए किया जाता है, जहाँ फिर फ्लोरिंग ऑफ बिल्डिंग, जहाँ फिर फर्श डालने के लिए, बिल्डिंग के फर्श के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये PCC से थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें क्या किया जाता है, द सीमेंट कंक्रीट इन विच रेनफोर्स्ड, ऐसी सीमेंट कंक्रीट जिसमें क्या किया जाता है, रेनफोर्स किया जाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, किसकी हेल्प से, स्टील वार्स। जैसे डायग्राम में जहाँ पे देखिए ये क्या है, RCC है, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये तो कंक्रीट है यहाँ पे, और ये क्या है, स्टील वार्स है, ये क्या है, स्टील वार्स है। मतलब कि सपोज करो जो मेरे पास क्या है, एक बीम है और जहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, स्टील वार्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसे मैं बोलूँगा ये क्या है, मेरी RCC, जे इसको क्या बोलूँगा मैं, RCC है, ये क्या है, मेरा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट
द स्टील रेनफोर्समेंट, इस तरह के सीमेंट कंक्रीट में जो स्टील रेनफोर्समेंट है इज़ टू बी यूज जर्नली इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड बार्स। हाँ, जहाँ पे क्या आता है राउंडेड बार्स, सरिये होता है राउंडेड बार्स में पाया जाता है। और जहाँ पे जो आरसीसी वर्क में जो हम सरिये यूज़ करेंगे, जो हम रेनफोर्समेंट बार यूज़ करेंगे, उसका जो डाया रहता है वो रहता है 6 mm टू 32 mm डाया। दिस कंक्रीट इज क्विकली स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग टेंसाइल एंड कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेस। वो जो आरसीसी कंक्रीट है हमारी वो सूटेबल है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए भी सूटेबल है, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए सूटेबल है और शेयर स्ट्रेस के लिए भी सूटेबल है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा टेंसाइल स्ट्रेस, फिर से बताऊँगा आपको। मान लो जी हमारा कोई बीम है और इसको क्या मैं दोनों एंड से क्या कर रहा हूँ, इलोंगेशन कर रहा हूँ, दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, उसको मैं आउटसाइड की ओर पुल कर रहा हूँ। बट अगर जहाँ पे मैंने आरसीसी प्रोवाइड की है, जहाँ पे मैंने क्या किया है अपने स्टील बार्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये क्या इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये बार पुल नहीं होगा। ठीक है, इसकी इलोंगेशन नहीं होगी, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। इससे क्या होगा, ये अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अच्छी हार्डनिंग प्रोवाइड करेगा, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। इन केस अगर बात करता हूँ मैं कंप्रेशन के केस में, सपोज करो जो हमारे पास कोई बीम है और इसके ऊपर कोई अगर लोड लग रहा है तो ये क्या होगा हमारा कंप्रेसिव लोड होगा। तो जहाँ पे अगर स्टील बार्स प्रोवाइड किए हैं तो ये क्या होगा, इसलिए कंप्रेस नहीं होगा, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, सूट और काफ़ी स्ट्रेंथ होगी इसकी। और शेयर स्ट्रेस में क्या होता है कि ये हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, और जहाँ पे मैंने क्या किया है स्टील बार्स प्रोवाइड किए हैं और जहाँ से क्या लग रहा है कोई लोड लग रहा है और इस लोड की वजह से स्लाइडिंग फोर्स डेवलप होगी और ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जो मेरा ये बीम है इसको 2 पोर्शन में आपस में ऐसे अलग कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे आरसीसी प्रोवाइड की है तो ये कंडीशन डेवलप नहीं होगी, इसको ये क्या कर लेगा, रेसिस्ट कर लेगा, विथस्टैंड कर लेगा इसके साथ। ठीक है, अब आता है यूजेस। आरसीसी इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब्स, बीम्स, कॉलम, फाउंडेशन, प्रीकास्ट कंक्रीट। जो आरसीसी है इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे कॉलम बनाने के लिए, जहाँ स्लैब्स बनाने के लिए, ठीक है, बीम बनाने के लिए, फाउंडेशन वर्क के लिए, जहाँ प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? द सीमेंट कंक्रीट इन विच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बिफोर देयर एक्चुअल यूज इज कॉल्ड प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, जहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है, एक बीम है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक बीम है और बीम में क्या, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टील बार प्रोवाइड की। ये क्या कि मैंने यहाँ पे एक स्टील बार प्रोवाइड की, इसको हम टेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंडेंस भी कहते हैं। और जहाँ पे सपोज करो मैंने क्या लगा लिया, यहाँ पे एक जैक लगा लिया, जहाँ पे क्या लगा लिया, एक जैक लगा लिया, दोनों तरफ क्या करेंगे हम जैक लगा लेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, ठीक है, लेकिन ये स्टील बार मैंने कब प्रोवाइड करनी है, कंक्रीट इसमें डालने से पहले ही मैं क्या करूँगा, स्टील बार प्रोवाइड करूँगा और स्टील बार को अच्छे से जैक की हेल्प से अच्छे से टाइट कर लूँगा दोनों तरफ से, ताकि इसमें कोई भी ढीलापन ना रहे। फिर क्या करूँगा, मैं इसमें कंक्रीट पोर कर दूँगा। जब मैं इसमें कंक्रीट पोर कर दूँगा तो फिर क्या करूँगा, थोड़े दिनों तक अच्छे से इसको मैं टाइट करके ही रखूँगा। फिर क्या करूँगा, थोड़े दिनों बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरी जैक्स हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इसको मैं जहाँ पे इस पॉइंट पे अच्छे से फिनिशिंग दे दूँगा। इससे क्या हुआ कि जो मेरा जो स्टील बार में जहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया था, पहले जो स्ट्रेच्ड था, लेकिन जब जहाँ से मैं जैक रिमूव कर दूँगा तो ये क्या कर जाएगा, थोड़ा सा लूज़ होगा और डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपवर्ड, ऐसे ऊपर की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा बीम में एक ऐसा कर्व, छोटा सा कर्व आ जाएगा। उस कर्व की हेल्प से क्या हुआ कि जब भी इसके ऊपर से कोई लोड पास करेगा, ठीक है, जहाँ कोई लोड लगाएंगे, कोई गाड़ी पास करे, अगर गाड़ी है, सपोज करो अगर ब्रिज है तो गाड़ी पास करेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नहीं होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नहीं होगी, डिफ्लेक्शन क्या इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा बीम है इसकी क्या आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट कंक्रीट द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड बाय प्री टेंशन। तो
तो जो मैंने आपको हिंदी में अभी समझाया इस डायग्राम के थ्रू वही यहाँ पे लिखा है। द रेनफोर्समेंट बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट इज रिलीज्ड व्हेन फाइनल सेटिंग ऑफ कंक्रीट टेक प्लेस। यूजेस क्या हैं? दिस कंक्रीट कैन टेक अप हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाँ, ये जो हमारी स्टील है, ठीक है, ये जो हमारा ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, ये क्या करती है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को इजीली बेयर कर सकती है और इसमें कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होगा। द क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी कंसिडरली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस कंक्रीट। अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम सीमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं जो हमारे रेनफोर्समेंट है उसका इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस कंक्रीट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहला था वैक्यूम कंक्रीट। द सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच एंटर्ड एयर एंड एक्सेस वाटर रिमूव्ड आफ्टर प्लेसिंग बाय सक्शन विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप इज कॉल्ड वैक्यूम कंक्रीट। जहाँ पे देखिए वैक्यूम कंक्रीट जो हमारा क्या है, वैक्यूम पंप है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि सपोज करो जहाँ पे मैंने कोई कंक्रीट प्लेस कर दी है और इस कंक्रीट में क्या है, वाटर लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और एयर बबल्स भी इसमें प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, अगर एयर बबल और वाटर प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, मेरे जो कंक्रीट है उसको क्या करेंगे, वीक करेंगे, उसको क्या कर देंगे, वीक करेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, उसकी लाइफ को भी कम कर देंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो यहाँ पे ट्रैप्ड एयर है या फिर यहाँ पे ट्रैप्ड वाटर है उसको हम वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या करते हैं, वहाँ से सक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो है इसकी कंक्रीट की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक, इन दिस कंक्रीट द एक्सेस वाटर विच इज़ एडेड टू इंक्रीज वर्केबिलिटी। इस मेथड में क्या जाता है, एक्सेस वाटर इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी वर्केबिलिटी बढ़ सके, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ना कि सीमेंट की हाइड्रेशन के लिए। इज रिमूव्ड बाय फॉर द वैक्यूम चैम्बर। इसलिए क्या है, वैक्यूम चैम्बर इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा था एयर एंटर्ड कंक्रीट। द कंक्रीट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम in it is called air entered cellular aerated concrete. In this concrete bubble of hydrogen gas are liberated which form cell and make the concrete cellular। हम क्या करते हैं कि जब हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, अगर उसमें एल्यूमिनियम हमने मिक्स किया है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम मिक्स करने से अगर वहाँ पे रिएक्शन होगी और जो रिएक्शन होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी ऐसे ऐसे बबल की फॉर्मेशन होगी, ऐसे ऐसे बबल की फॉर्मेशन होगी। स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एरेटेड कंक्रीट या सेलुलर। ठीक है, दिस कंक्रीट इज यूज फॉर लाइनिंग वॉल्स एंड रूफ फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पस। इस तरह की कंक्रीट का इस्तेमाल हम करते हैं रूफ या छतों के लिए या दीवारों के लिए, ताकि उसमें वो क्या कर सके, इजीली वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, हीट से प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, हीट से प्रोटेक्ट करके, कोल्ड वेदर से, नॉइस से, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे पास आता है लाइट वेट कंक्रीट। तो लाइट वेट कंक्रीट क्या कहती है, द कंक्रीट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग बाय यूजिंग कोक ब्रीज और आर स्लैग एज कोर्स एग्रीगेट कॉल्ड लाइट वेट कंक्रीट। जो लाइट वेट कंक्रीट है वो प्रिपेयर की जाती है कोक ब्रीज से। तो जहाँ पे कोक ब्रीज का मतलब क्या है, कोक क्या है, कोक क्या होता है, फाइन एक फाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है, इसकी फॉर्मेशन एक फाइन पाउडर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसे बनता कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो कोल होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होगा कि वहाँ पे कोक की फॉर्मेशन होएगी। कोक क्या होता है, छोटे छोटे से कंकर से बन जाते हैं, लेकिन काफ़ी पोर्स होते हैं ये, फिर उसको क्रश करके हम क्या करते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। जो कंक्रीट होती है काफ़ी लाइट इन वेट होती है और इसमें क्या होता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दिस कंक्रीट इज यूज्ड इन मेकिंग द प्री कास्ट स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर पार्टीशन एंड लाइनिंग वाल। जो हमारी ये लाइट वेट कंक्रीट होते हैं इसके हेल्प से क्या करते हैं, पार्टीशन वाल भी इजली से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीमेंट स्टोन एंड सैंड रेशो। ठीक है, अगर हमने कंक्रीट बनानी है, कॉलम और बीम्स बनाने हैं कंक्रीट से, तो उसकी रेशो रहती है 1:2, मतलब कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट। अगर मुझे रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बनाने हैं, पाइल्स बनानी है, जब प्री कास्ट वर्क करना है या डेंस कंक्रीट बनानी है, उसकी रेशो रहती है 1:1.5:3। अगर आरसीसी बीम बनाने हैं, स्लैब बनानी है, कॉलम बनानी है, उसकी रेशो रहती है 1:2:4।
अगर मुझे कोई किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन वर्क करना है या कोई रेनफोर्स्ड वर्क करना है तो वहाँ पे रेशो रहती है 1:3:6। अगर कोई मुझे बहुत ही हैवी कंक्रीट वर्क करना है तो उसके लिए रेशो रहती है 1:4:8। जहाँ पे जो मास वर्क कंक्रीट वर्क है, बहुत सारे कंक्रीट वर्क करना है तो उसकी रेशो रहती है 1:4:8 रेशो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर सीमेंट रेशो। तो फॉर डिफरेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट द अमाउंट ऑफ वाटर 50 kg। अगर 50 kg सीमेंट बैग है तो उसके लिए कितना लीटर का पानी लगेगा उसको मिक्स करने के लिए। अगर मैं सीमेंट रेशो ले रहा हूँ 1:3:6 ले रहा हूँ तो उसके 34 लीटर लगता है। और 1:2:4 ले रहा हूँ तो उसके 30 लीटर लगता है। अगर 1:1.5:3 ले रहा हूँ तो उसके लिए 27 लग रहा है। और 1:1:2 ले रहा हूँ तो उसके लिए 25 लीटर लग रहा है। कि जितनी कम रेशो होगी उतना कम वाटर हो। देखो जहाँ पे एक सीमेंट है, एक सैंड है और 2 क्या हैं एग्रीगेट्स है, तो वहाँ पे पानी कम लग रहा है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक बैग सैंड है, 3 बैग जहाँ पे एक बैग सीमेंट है, 3 बैग सैंड है और 6 बैग हैं एग्रीगेट, तो वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो भी ज़्यादा लग रही है। अब क्या लग रहा है 34 लीटर क्या लग रहा है यहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है मेरा। इन द प्रेपरेशन ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कंक्रीट की प्रेपरेशन करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। ठीक है। एडिंग टू मच वाटर विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड कैन कॉज द सेग्रीगेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को ऐड कर देते हैं तो इससे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम हो जाती है और सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन होता है कि जो हमारे वो एग्रीगेट्स वहाँ पे यूज़ किए हैं, सीमेंट हो गया, जहाँ फिर हमारा सैंड हो गया, जहाँ फिर हमारा वाटर हो गया, जहाँ फिर हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया, वो सेग्रीगेट करेंगे। वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे आपस में। ठीक है। और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इट शुड बी प्लेस्ड विद इन 30 मिनट ऑफ एडिंग वाटर। हमने कंक्रीट मिक्स कर लिए पानी डाल के, तो उसको हम जब हमने पानी डाल के मिक्स कर ली होगी तो उसको 30 मिनट के अंदर हमने क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। इट शुड बी क्विकली ट्रांसपोर्ट टू द प्लेस ऑफ लाइंग बाय मीन्स ऑफ आयरन पैंस मैनुअली इन व्हील बारोस बाय पंपिंग और क्रेन्स। अगर कहीं मान लो जहाँ पे मेरी साइट है, वर्क साइट है, और जहाँ पे मेरा क्या है प्लांट है, और जहाँ से मेरी कंक्रीट शिफ्ट होगी वर्क साइट पे, तो मुझे क्या करना है 30 मिनट के अंदर अपनी कंक्रीट वर्क साइट के ऊपर पहुँचानी है ताकि उसको मैं इजीली प्लेस कर सकूँ। तो वो पहुँचान वो मैं मैनुअली, चाहे वो लेबर लगाऊँ उसके लिए, चाहे गाड़ी कोई व्हीकल का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, चाहे कोई क्रेन का इस्तेमाल करूँ, जहाँ कोई और सोर्स हो जिससे मेरी कंक्रीट का 30 मिनट से पहले साइट पे पहुँचनी चाहिए। इन प्लेसिंग कंक्रीट शुड बी लेड इन थिन लेयर। जब हम कंक्रीट डालेंगे तो उसको पतले पतले लेयर में हमने डालना है। ईच लेयर बिंग थॉरली कॉम्पैक्ट कंसोलिडेटेड, जो हर एक लेयर को हमने क्या करना है अच्छे से कंसोलिडेट करना है बिफोर नेक्स्ट वन इज लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर डालने से पहले। कंक्रीट शुड नॉट बी ड्रॉड फ्रॉम हाइट एज इट वुड कॉज द सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो हमने कंक्रीट से ज़्यादा दूर से भी नहीं फेंकना है, उससे क्या होगा कि जो उसकी बॉन्डिंग होगी, जो उसके जो उसमें एग्रीगेट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या है बिखर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है। In case concrete has more water, it has to be laid in thick layer. Then on compaction, water and fine particles, cements come at the top, forming a layer of weak substance, latents. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी कंक्रीट में पानी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम मोटी लेयर में बिछाएंगे, और जब उसके ऊपर हम क्या करेंगे उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्शन करने से क्या होगा कि पानी जो होगा वो हमारी कंक्रीट के ऊपर आ जाएगा, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सैंड पार्टिकल्स वो भी उसके ऊपर आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि मेरी जो फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है, सीमेंट की जो वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है मेरी कंक्रीट की, जो फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो उसकी वो काफ़ी वीक हो जाती है वो। ठीक है, उसको कहते हैं लेटेंस। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंस। नेक्स्ट हमारे पास था कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in developing qualities like strength, durability, improveness by making the concrete dense and free from voids। तो कॉम्पैक्शन क्या करती है, बहुत ही पॉइंट रोल प्ले करती है कंक्रीट्स के। और अच्छी कॉम्पैक्शन हम करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, इम्प्रूवनेस भी होगी उसमें से, मतलब कि उसमें से पानी जो पास नहीं करेगा, और कंक्रीट काफ़ी डेंस होगी और उसमें कोई भी वॉइड्स नहीं रहेगा। इन केस ऑफ आरसीसी कॉम्पैक्शन इज़ डन बाई पिनिंग
विद एन आयरन रोड और इवन विद द ट्रबल ब्लेड्स। और हम आरसीसी कॉम्पैक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आयरन रोड का इस्तेमाल करते हैं जिसको पिंस लगी होती हैं। वो क्या करती हैं कि अच्छे से कंक्रीट को अंदर और पेनिट्रेट कर देती हैं। Excess tapping should be avoided, otherwise water, cement and finer particles would come to the surface and result in non-uniform concreting. एक्सेस टैंपिंग, जहाँ पे टैंपिंग का मतलब होता है ठपठपाना, अगर हम उसको जरूरत से ज़्यादा ठपठपाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कंक्रीट में वाटर प्रेजेंट है, जहाँ सैंड एग्रीगेट्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर हो जाएंगे। इससे हमारी जो कंक्रीट जो होगी वो सिमिलर नहीं रह पाएगी, मतलब स्मूथ नहीं होगी, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी वो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी वो। इन केस इंपॉर्टेंट एंड वीक वर्क्स, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट या वीक वर्क करने हैं, कॉम्पैक्शन जो की जाती है वो विद हेल्प ऑफ वाइब्रेटर की हेल्प से की जाती है। यूज़ ऑफ वाइब्रेटर इज द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। वाइब्रेटर क्या है, कि काफ़ी ही अच्छा और काफ़ी इफेक्टिव मेथड है कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। इट गिव्स वेरी डेंस कंक्रीट, इसके हेल्प से क्या होता है, कंक्रीट काफ़ी डेंस हो जाती है। केयर शुड बी टेकन नॉट टू मेक एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाइब्रेटर, आपने ये ध्यान देना है कि आपने वाइब्रेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज कंक्रीट बिकम नॉन होमोजेनियस। इससे क्या होगा कि जो आपकी कंक्रीट है वो क्या होगी, नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है कि वो कंक्रीट जो, मान लो हमारे पास ये क्या है कि इस एरिया पे हमने क्या करना है, कंक्रीट को पुट करना है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सेस अमाउंट में क्या कर देता हूँ, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करता हूँ उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो जो कंक्रीट मेरे क्या होगी, नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। नॉन होमोजेनियस मतलब होता है कि जो हमारी जो कंक्रीट है वो सभी जगह पे प्रॉपर डेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर आता है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो क्यूरिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट वेट टू अनेबल इट टू अटेन फुल स्ट्रेंथ नोन एज क्यूरिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे मैं अपनी कंक्रीट को वेट रखता हूँ, ठीक है, और वो क्या करती है, अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग का मतलब हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, क्यूरिंग वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी कंक्रीट को वाटर सप्लाई करते हैं, और वाटर सप्लाई से क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट है उसका मॉइस्चर का लॉस नहीं हो पाता है। जब मॉइस्चर लॉस नहीं हो पाएगा तो वो क्या कहते हैं, सीमेंट से रिएक्ट होगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन करेगी, जिससे वो स्ट्रेंथ उसमें बढ़ती जाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योरिंग इज़ टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, फ्रॉम कंक्रीट ड्यू टू इवेपोरेशन और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्यूरिंग का, कि हमने हमारे मॉइस्चर लॉस होने से बचाना है, ठीक है। तो मॉइस्चर लॉस आपका इवेपोरेशन से हो सकता है, जहाँ कोई और रीज़न से भी हो सकता है। क्यूरिंग शुड बी डन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स बट नॉट लेस देन 10 डेज। जो आपने क्यूरिंग करनी है वो कम से कम 3 हफ्ते होनी चाहिए। अगर 3 हफ्ते नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10 दिन तो हमने करनी ही करनी है। टू डू क्यूरिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। हमने क्यूरिंग करने के लिए इनमें से कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ दैट द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज़ कोटेड विद ए लेयर ऑफ बिटुमिन। जिस कंक्रीट पे हमने क्यूरिंग करनी है उसको हम क्या करते हैं, बिटुमिन से कोट कर, बिटुमिन का पेंट उसके ऊपर कर सकते हैं, बिटुमिन से हम उसको क्या करते हैं, कोट कर सकते हैं। और सिमिलर अदर वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, जहाँ कोई इसी तरह कोई वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हो, विच गेट्स इनटू पोर्स ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट के पोर्स में चला जाए, एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर कंक्रीट, जिससे हमारा क्या हो, वाटर लॉस कम हो कंक्रीट से, ठीक है। कंक्रीट सरफेस इज कवर्ड विद वाटर प्रूफिंग पेपर। हम कंक्रीट को क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग कवर से भी कवर कर सकते हैं विद द लेयर ऑफ वेट सैंड, जहाँ फिर हम सोच जाते हैं कोई गीली सैंड उसके ऊपर अच्छे से बिछा दें ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, इवेपोरेशन ना हो। जो हमारे पास क्या थे, मेथड थे जो हमारे कंक्रीट क्यूरिंग करने में हेल्प करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड कंक्रीट्स। गुड कंक्रीट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पहले आती है स्ट्रेंथ। तो गुड कंक्रीट वो होती है, ठीक है, जो इजीली विदस्टैंड कर सके किसी भी स्ट्रेस को, मतलब कंप्रेशन स्ट्रेस हो गया, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, ठीक है, उसको क्या कर सके, वो इजीली विदस्टैंड कर सके, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। ड्यूरेबिलिटी, इट शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू रेसिस्ट द इफेक्टिव ऑफ वेदरिंग एजेंट्स। तो हमारी कंक्रीट इतनी ड्यूरेबल होनी चाहिए, उस पर कोई भी वेदरिंग इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वेदरिंग इफेक्ट मतलब कि बारिश पड़ गई ज़ोर से तो वो इरोड नहीं होनी चाहिए, धूप पड़ गई तो वो एक्सपैंड नहीं होनी चाहिए, सर्दियाँ आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी नेचुरली एजेंट्स हैं। डेंसिटी, द कंक्रीट शुड बी वेल कॉम्पैक्टेड सो दैट देयर इज़ नो वॉइड्स और हॉलो लेफ्ट। तो हमने कंक्रीट उतना डेंस करना है, इतना उसको कॉम्पैक्ट करना है कि उसमें कोई भी वॉइड्स प्रेजेंट ना रहे और ना ही कोई होल उसमें रहे, ठीक है। इट शुड बी वेट 3000 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में जो कंक्रीट आती है वो आती है 3000 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 3000 किलोग्राम
कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर टाइटनेस व्हेन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जब हम क्या कहते हैं वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि हमारा डैम्स हो गए, एलिवेटर टैंक्स हो गए, वाटर रिजर्वायर्स हो गए, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्या होता है कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वाटर टाइटनेस की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज द मॉइस्चर इनसाइड द आरसीसी वुड क्राउडेड द स्टील एंड लीकेज वुड स्टार्ट रिजल्टिंग द अल्टीमेट फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमारा स्ट्रक्चर वाटर टाइट नहीं होगा तो जो अगर हमने हमें आरसीसी यूज़ किया है, आरसीसी में मैंने बताया कि सीमेंट में सरिया डाला होता है, तो वो सरिया क्या होगा, इरोड हो जाएगा। इरोड मतलब वो काफ़ी वहाँ पे जंग लग जाएगा, इरोजन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे जो हमारा सरिया डाला है वहाँ पे आरसीसी में, तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रोडेड हो जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोजन हो जाएगी, जंग लग जाएगा, जिससे क्या होगा, मेरे स्ट्रेंथ जो मेरा कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी लूज़ हो जाएगी और मेरे स्ट्रक्चर में फेलियर आ जाएगा। वर्केबिलिटी मतलब इट शुड बी इजीली वर्केबल। तो यहाँ पे वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैंने कंक्रीट बनाई है वो इतनी वो इजीली प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्ट होनी चाहिए विदाउट सेग्रीगेशन। उसको मैं इजीली प्लेस कर सकूँ, उसको कॉम्पैक्ट कर सकूँ, ठीक है, उसको इजीली हैंडल कर सकता हूँ विदाउट एनी सेग्रीगेशन, किसी सेग्रीगेशन के बिना। सेग्रीगेशन का मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के वो आपस में बॉन्ड होने चाहिए, ना कि बिखरे हुए होने चाहिए, दैट इज़ नोन एज सेग्रीगेशन। रेसिस्टेंट ऑफ वेयर एंड टेयर व्हेन यूज्ड इन फ्लोर्स एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स द कंक्रीट शुड बी एबल टू विथस्टैंड एब्रेसिव फोर्सेस। अगर हमने अपनी कंक्रीट से कोई फ्लोर्स बनाए हैं, ठीक है, कोई रूफ़ बनाए हैं, जहाँ फिर हमने कोई रोड बनाए हैं, वो इतने सफिशेंट होने चाहिए कि उस पर जो एब्रेसिव फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, तो उस पर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।